हो गई थी। थोड़ा सा बस पूछ लेते हैं चलो तुमसे। ये बताओ, पंच प्राशरत जो पेय थी उसमें कितने कंटेंट थे और क्या क्या थे? कौन बताएगा? बस 5 थे वेरी गुड, और एक प्रसरत के थे। घृतन, वसा, मज्जा और तंडुल। वेरी गुड बेटा। किस काम आता था ये सब? सद्या स्नेहन के सद्य लिए। स्नेहपान। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। क्या स्नान के बाद इंसान को ब्रह्मचारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता दो बस। जी सर। और ये बता दो, छपासय का क्या मतलब था? रात्रि में रात्रि में सोना। शयन। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ रहा है, पढ़ लो। आचार्य चरक एक बात कहते हैं जिसे सुनकर आप लोग खुश हो सकते हो कि कह रहे हैं कि जो गोधूम होता है ना, गोधूम, इसे हम लोग गेहूं कह लें अगर, जो गोधूम होता है, गेहूं होता है, वो स्थूल हो या कृश हो, दोनों में हितकारी होता है। यानी कि गेहूं मोटे को पतला और पतले को मोटा करने की क्षमता रखता है। पर आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि नहीं नहीं यार, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। सुश्रुत कहते हैं, नहीं नहीं थोड़ा गड़बड़ है। ये काम यव करता है, यानी जौ करता है। चाहे स्थूल हो चाहे कृश हो, दोनों में हितकारी होता है, दोनों के लिए फेवरेबल है। तब बागवट कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अधूरा बता रहे हो, मैं बाद में आया हूँ। कौन बताएगा? लघु बागवट किस सेंचुरी के हैं? क्या है इनका पीरियड? 60। वेरी गुड। और चरक? 2 BC है शायद। ठीक है। और सुश्रुत? बेटा शुभम सोनी, आप चाहे तो लीव कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, आनंद के लिए क्लास चल रही है, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो लेफ्ट कर सकते हो अगर आप किसी जरूरी काम को कर रहे हो। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, वो बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। सुश्रुत का बताओ जल्दी से क्या है? ये तो बहुत गलत बात है, मतलब बेसिक चीजें नहीं पता है आप लोगों को, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, चलो। तो बागवट क्या कहते हैं यहाँ पर? बागवट कहते हैं भैया देखो, कि गोधूम यब तो है ही, ये तो ऊपर वाले लोग सही कह ही रहे हैं, लेकिन दो चीजें छोड़ दी हैं जो मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि तेल और मद्य। तो क्वेश्चन अगर मैं बना दूं कभी, मद्य, मदिरा हितकारी है, कारी है। फर्स्ट स्थूल के लिए, क्रश यानी कमजोर के लिए, पतले आदमी के लिए, बोथ या नन ऑफ दीज। क्या आंसर लगाओगे? बहुत। ठीक है, बोथ आंसर लगाओगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये चारों चीजें आचार्य ने बताई हैं, और एक चीज और बताते हैं साथ में, वो है बस्ती। बस्ती भी दोनों के लिए हितकारी होती है। जब बस्ती हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ जाओगे क्यों दोनों के लिए हितकारी आ गए। तो इन सबको कंबाइन करके आप लिख सकते हो यहाँ पर, स्थूल एवं क्रस दोनों के लिए हितकारी है। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो
एक कॉन्सेप्ट है कि क्रूर कोष्ठ गृहिणी में वात की अधिकता रहती है, ठीक। बट सुश्रुत कहते हैं, बट सुश्रुत क्या कहते हैं, वात कफ की अधिकता रहती है, वात कफ की अधिकता रहती है क्रूर कोष्ठी में। जब हम कोष्ठ का डिवीजन पढ़ते हैं, आप चरक भागवत सूत्र स्थान 8 में पढ़ोगे, या कई जगह और लिखा हुआ है, चरक और सुश्रुत दोनों बताते हैं। तो वहाँ डिवीजन है कि मृदु कोष्ठी कैसा होता है ना, क्रूर कोष्ठी कैसा होता है, मध्यम वाला कैसा होता है, समदोष वाला कैसा होता है, सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट, सीधी बात है, क्रूर कोष्ठी हम लोग जानते हैं कि यदि क्रूर कोष्ठी होगा, क्रूर का मतलब यह है जहाँ पाचन ढंग से नहीं हो रहा है ना, मल कैसा हो जा रहा है, शुष्क हो जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो जा रही है, तो सीधी सी बात है वायु बहुत बड़ी है, तभी तो क्रूर हो जा रहा है। वायु स्मूथली नहीं जाने दे रही है, बेगों का परिवर्तन नहीं होने दे रही है। लेकिन कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर एग्जाम में। तो आप एक याद रखना, एक चीज ये याद रखना कि ऐसा मान के चलना है कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि कोई कितना भी क्रूर हो, आपका दुश्मन कितना भी क्रूर हो, पर हमें उसे, वो कितने भी गंदे तरीके से बात कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, कितनी दुष्टता कर रहा हो, पर हमें तो सुवाक से उसका जवाब देना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, सु का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। अच्छा। सुश्रुत। सुश्रुत। अबे नहीं यार ये मैं यहाँ नहीं अच्छा पूछ रहा हूँ, होता है। वैसे पूछ रहा है, हम लिखते हैं ना सुस्वागतम, है ना। अच्छा, जैसे लिखते हैं सुअर, सु का मतलब अच्छा होता है, पक्का कन्फर्म हो। जी सर। जैसे वो सुबधु, सज्जित होता है तो सुसज्जित बोलते हैं, सुबर, ऐसे सुकुमार होता बोलते हैं। है ना, सुकुमार। बाकी सब पे मैच करता है, लेकिन ये जो बधु बर वाला है ना, ये बर पे मैच नहीं करता है, बर के आगे सु लगाओ तो मतलब बदल जाता है इसका, पता नहीं क्या अन्याय प्रकृति का ये। तो पता ठीक है, तो पर ध्यान रखना कि सु का मतलब होता है अच्छा, और बाग का मतलब क्या होता है, वाक का मतलब वाणी। वाणी होता है। तो हम समझ जाएंगे कि अच्छी वाणी से ही जीता जा सकता है क्रूर व्यक्ति को। आप समझ में आ जाएगा हमारे कि ये तो सुश्रुत है, वाक का मतलब है वातज, का मतलब है कफज। तुम्हें याद रहेगा ना वातज कफज का, ओके। ठीक है, हमें याद रहेगा कि वातज कफज ये है। आगे देखते हैं हम कुछ चीजें। एक चरक सूत्र 21 का कॉन्सेप्ट है, वहां पर आचार्य क्या कहते हैं कि आहार और निद्रा जो दोनों होती है, आहार और निद्रा, ये स्थौल्य और काशर का कारण होती है। यानी कि इंसान पतला होगा या मोटा होगा, डिपेंड करता है वो खाना कैसा खा रहा है और नींद कैसी ले रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो आप यहां से आंसर लगाओगे, क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो ये आंसर लगाओगे। चरक सूत्र 21 में क्या दिया हुआ है, अष्टोन्नति अध्याय में, आहार निद्रा स्थूल काशर दोनों का कारण होते हैं, दोनों ही। ठीक, लेकिन वहीं पर आचार्य सुश्रुत एक बात कहते हैं, तो कहते हैं देखो कि जो स्थौल्य और काशर्य होता है ना, जो मोटा होना और पतला होना होता है ना, ये तो रस निमित्तज होता है, यानी कि रस धातु पर डिपेंड करता है। रस धातु अच्छी बनेगी तो इंसान स्थूलता की तरफ बढ़ेगा, नहीं बनेगी तो आगे धातुओं का पोषण नहीं होगा और व्यक्ति काशर यानी कि कृशता की ओर बढ़ेगा, कमजोरी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब मुझे बात बताओ मृदुल, तुम कह रहे थे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, हमारे ऊपर से जा रहा है, हमारे सिलेबस का नहीं है। अगर ये आचार्य की बात कह रहे हैं तो चाहे किसी बैच का व्यक्ति से क्यों ना पढ़े, उसको क्या समझ में नहीं आएगा और क्या 22 वालों को ज्यादा समझ में आ जाएगा, मुझे ये बात समझाओ तुम आज। मैं कैसे पढ़ाऊं कि तुम लोगों को भी समझ में आए ये चीज।
अगर आपको मान लो स्थल का मतलब नहीं पता रहता है, इसका मतलब नहीं पता, तो आप पूछते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? आप माइक अपना ऑन कीजिए, एक शब्द का मतलब पूछिए, मैं बताऊँगा आपको। देखो, ऑनलाइन क्लासेस में नमस्ते-वमस्ते मत किया करो, ठीक है? तो ये समझो मेरी बात कि कोई और चीज़। हाँ बेटा। तो जैसे कि ये तो जो रस निमित्तज वाला आपने अभी बोली ना लाइन, हुँ। तो ये तो जैसे कि अगर हम इसे थायराइड वाले मॉडर्न कॉन्सेप्ट को लें तो ये उल्टा नहीं हो गया? कैसे? क्योंकि थायराइड जब डिसऑर्डर हुँ। होता है तो हाइपो मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म हमारा क्या नाम है कम हो रहा है, तो इंसान इस वजह से मोटापे की हो जा रहा है। और जिसमें मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, ठीक है, वो उसकी तरफ जाता है देखो, वेट लॉस की। ये और तो आपने भी ये बोला रस जा अच्छा बनेगा। ये आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि पानी से प्यास बुझती है, पानी से प्यास बुझती है, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्यास शिकंजी से भी बुझ जाए? क्या शिकंजी से प्यास बुझ सकती है? नहीं बुझाओ, पहले तो ये बताओ पहले मेरे को। जी सर। तो मेरा मतलब ये नहीं कि पानी से प्यास बुझती है, कि मतलब ये कह दिया कि मैं बाकी ऑप्शन त्याग दे रहा हूँ, पर सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरा, जो आपने मॉडर्न टॉपिक की बात की, देखो मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है, और ये एनाबॉलिज्म और ये कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो केवल थायराइड में हम इसको लेके चलें, इन दोनों को भूल जाएँ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और वहाँ तो मामला पूरा हार्मोन का है, T3, T4, TSH, तो उसको बिल्कुल इससे जोड़ना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? चूँकि आचार्य सुश्रुत आयुर्वेद को समझ के कह रहे हैं, वो थायराइड पढ़ के तो कह नहीं रहे ये बात, तो हम ये मान के चलते हैं कि आचार्य सुश्रुत ये कह रहे हैं कि यदि रस धातु प्रॉपर वे में नहीं बनेगी, तो आगे वाली जो धातुओं को प्रॉपर पोषण नहीं कर पाएगी। तो नहीं कर पाएगी तो कृशता जनरेट कर सकती है, और प्रॉपर बनेगी तो स्थूलता कर सकती है। लेकिन ये भी अपने आप में एक अधूरा चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि प्रॉपर बन जाएगी, थोड़ा आप समझ लेते चलो। रस है। एक तो है कि रस धातु का क्षय हो जाए। ये बताओ, रस धातु अगर क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? कृशता या स्थूलता? कृष्णा। कृशता होगी, ठीक है। यदि रस धातु प्रॉपर बने, हम कह सकते हैं इसको संपत बने, जैसे बननी चाहिए, सम्यक बने, तो क्या होगा? कृशता या स्थूलता? नॉर्मल रहेगा। हाँ, वेरी वेरी गुड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो चीज़ें जो है सम्यक ही बनेंगी, स्थूलता नहीं होगी। बट रस धातु में जब आम की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी, जब प्रॉपर ये अपक्व अवस्था में रहेगी, प्रॉपर पक्व नहीं होगी, तब दिक्कत हो जाएगी, और तब वहां से मेद धातु का डिपोजिशन शुरू हो जाए, तब ये स्थूलता उत्पन्न करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट घुमावदार है, इसलिए इसको इस तरह से मत समझो जैसे आप लोग कोशिश करो समझने की। इसे आयुर्वेद से ही समझने की कोशिश करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। स्थूल हो गया। एक सुश्रुत का कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं फटाफट से। वो सद्य स्नेहन योग बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार देख लेना कि इनका भी एक सद्य स्नेहन योग है अपना। कह रहे हैं कि पिप्पली, लवण, 4 स्नेह प्लस दधि मस्तु, ठीक है। वैसे तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इतना ही काफ़ी होता है सद्य स्नेहन के लिए, चूँकि अभिसंधि और रुच होता है, पर फिर भी ये आचार सुश्रुत का अपना एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। एक टॉपिक है हमारा अस्निग्ध के लक्षण। हमने मान लो स्नेहन कराया, पर वो स्नेहन पूरा हो ही नहीं पाया, या तो उसने प्रॉपर तरीके से लिया नहीं, या वो उसका शरीर और बल इतना ज़्यादा था कि हम प्रॉपर मात्रा ही नहीं दे पाए। मात्रा देनी तो उत्तम, हम उसे दे पाए केवल हर्ष मात्रा। तो अस्निग्धता शरीर में, तो उस अस्निग्ध के लक्षण क्या होंगे? ठीक है, एक बात आपको समझनी होगी कि हम दुनिया भर की जितनी संहिताएँ हैं, जितना भी हमारे पास कंटेंट है, हम पूरे एक ही चैप्टर में डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा कंटेंट लंबा हो सकता है।
समझ रहे हैं आप लोग? मैं क्योंकि इसमें सुश्रुत भी है, भागवत भी है, काश्यप भी है, चरक भी है। तो अब आप सोचो, है ना? आप सोचोगे ये तो बॉस बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर नहीं पढ़ना चाहते सुश्रुत को मत पढ़िएगा, नहीं पढ़ना चाहते भागवत को मत पढ़िएगा, आप चरक को ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगर यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो। बट यहाँ पे मैंने इसलिए सब बता देता हूँ कि आपको बाकी संहिताएँ टटोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स खोलने का, सब देखने का यहाँ पे, ओके? आइए देखते हैं कुछ चीज़ें। चरक सूत्र 13 का ही है ये वाला तो। पुरुषम ग्रथितम। हाँ, थोड़ा फास्ट चलते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं इसे। वृक्षम वायुर्प्रगुणो मृदु पक्ता खरत्वम रोक्षम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। ये श्लोक याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? जिसको याद हो याद कर लेना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर हमने उसे स्नेहित किया, वो स्नेहित नहीं हो पाया प्रॉपर वे में, तो अस्निग्ध के क्या लक्षण होंगे? तो कह रहे हैं कि पुरुषम ग्रथितम वृक्षम, जो पुरुष होगा, जो स्टूल होगा, वो गांठदार होगा, रूखा होगा। वायु जो है प्रॉपर वे में अनुलोमन नहीं करेगी, अग्निमांद हो सकता है, खरत्व हो सकता है, यानी कि रफनेस रहेगी बॉडी में, रोक्ष रहेगी। और क्या गात्र मान होता है शरीर, शरीर कैसा रहेगा? खर और रोक्ष रह सकता है। ये असंदिग्ध लक्षणम, ये असंदिग्ध शरीर के लक्षण हैं, ठीक है? तो इसे एक बार आप देख लीजिएगा। हम संहिता पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे इसमें। अच्छा, ठीक है। मान लो किसी को नहीं याद हो पाता, एग्जाम से पहले आपको याद करना है ना, यूजी के लिए बता रहा हूँ। नहीं श्लोक याद आ पा रहा है तो दिक्कत हो रही है, तो कुछ नहीं, इतना याद कर जाना एग्जाम में, पुगरु और पखरू, इतना लिखाना एग्जाम में, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करना श्लोक याद हो जाए। ये तो तब के लिए है जब आपको एग्जाम में श्लोक ही भूल गए, है ना, या फिर रिवीजन के टाइम में याद ही नहीं रहा, तो जल्दी जल्दी याद करके उस समय के लिए बता रहा हूँ। एक शॉर्टकट है ये वाली, इसके चक्कर में पढ़ना नहीं लेकिन ज़्यादा, ठीक है? पुगरु और पखरू, पुरुष गर्तम वृक्षम और पक्ता खरतवम रोक्षम च गात्र से वृक्षम, ठीक है? ये सब थोड़ा देख लेना आप। फिर यहाँ पर सम्यक स्निग्ध के लक्षण है। कौन सा पेन है? ये ब्लू, ठीक है। सम्यक स्निग्ध के लक्षण, ये भी चरक सूत्र 13 का ही है। वात अनुलोम्यम दीप्तो अग्निवर्च स्निग्धम स्निग्धम असहतम मार्दवम स्निग्धता स्निग्धता चांगे स्निग्धता स्निग्धा होगा, स्निग्धा नाम उपजायते उपजायते। इसमें ठीक है।
तो समय स्निग्ध में क्या हो जाएगा, कैसे पता करेंगे कि अब समय स्नेन हो गया है? तो बात का अनुलोमन हो जाएगा। जहाँ से जो बात प्रवृत्त होनी चाहिए, वहाँ से वो बात का प्रवर्तन होगा। अग्नि दीप्त हो जाएगी, है ना? भूख लगना शुरू हो जाएगी। बर्च कैसा हो जाएगा, यानी कि बर्च मान होता है स्टूल। स्निग्ध हो जाएगा, असहज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं होगा। स्निग्ध और अंग कैसे हो जाएँगे? मार्द व मृदु हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे। इसी को हम समय स्नेन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। दोनों श्लोक याद हो जाएँ बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं है। आप इस तरह से याद करिएगा। फिर भी आपको ना याद हो, कहो बॉस इसकी भी ट्रिक बता दीजिए तुम्हें, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसकी ट्रिक बता दूँगा आपको, ठीक है? फिर एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है सुश्रुत चिकित्सा 31वां। मैं एक काम करता हूँ पहले ना, यहाँ पे उसके भी लक्षण लिख देता हूँ, तो टॉपिक यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी रहेगी। अति स्निग्ध के लक्षण में लिख देता हूँ। अति स्निग्ध के लक्षण भले सुश्रुत के हों, पर आपको कॉपी में लिखने में काम आएगा एग्ज़ाम में। एक तो होता है भक्त द्वेष। आपको भोजन से द्वेष हो जाएगा, घृणा हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा स्नेन हो गया बॉडी, बहुत ज़्यादा स्नेह पहुँच गया गलती से, तो पहले तो भोजन से नफ़रत हो जाएगी, खाना खाने से। मुख स्राव होगा, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो जाएगा आपके, सीधी बात है, कभी बहुत ज़्यादा घी खा के देखना, मालूम पड़ जाएगा। शुरू-शुरू में गुददाह होगी, एनल रीजन में जो है जलन होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रवाहिका हो जाएगी। प्रवाहिका आप लोग जानते ही हो, बार-बार जो है मोशन होने की प्रवृत्ति होगी। जब चाहोगे तो थोड़ा-सा ही होगा, लेकिन बार-बार लगेगा, प्रवाहिका हो जाएगा। और यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, चाहे अलग से लिख लो, पुरुष अति प्रवृत्ति। पुरुष की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होगी। ये जो लक्षण है, ये हो जाएंगे आपके अति स्निग्ध के लक्षण। अति स्निग्ध के लक्षण हो जाएंगे। पुरीस अति प्रवृत्ति, ठीक है? एक चीज़ आप यहाँ ज़रूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि आचार्य बागवट एक बात कहते हैं, अधस्ताद अधस्ताद स्नेह दर्शनम, यानी कि जब मल में थोड़ा-थोड़ा स्नेह आना लग जाए, तो हम ये समझ लेते हैं कि सम्यक स्नेह के लक्षण है। सम्यक स्नेह के लक्षण है। ये एक अलग से क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप। इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करना है, जब प्रवाहिका की बात हो रही है या पुरुष अति प्रवृत्ति की बात हो रही है, तो वो अति स्निग्ध के लक्षण में जाएगा। परंतु जब केवल नीचे गुदा मार्ग में नीचे की तरफ स्नेह के दर्शन मात्र हो रहे हैं, बल में थोड़ा चिकनापन आ रहा है, तो सम्यक स्नेह का लक्षण है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ज़्यादा मान लो घी खा लिया, एग्ज़ाम्पल करो, हम स्नेह को घी मान के चलें, घी हमने बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया, तो क्या होगा? खाने से नफ़रत हो जाएगी, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गुदा में दहा होगी और बार-बार जो मोशन जाने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि आपने स्नेह बहुत ज़्यादा ले लिया है। आपके अगर एक कहावत याद हो तो कहते हैं कि कुत्ते को घी हज़म नहीं होता है। सुना कभी आपने ये? सुना है ना? तो अब ये सुना है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अब इंसान कुत्ता तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। आगे की बात करें तो कुछ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं कान से, दूसरे कान से निकाल देंगे कि सुश्रुत चिकित्सा 31 में चैप्टर 31 जो है, उसमें आचार्य कह रहे हैं कि जो लघु कोष्ठ
जो लघु कोष्ठ वाला है, रोगी कोई भी लघु कोष्ठ आतुर को या रोगी को कैसे लिखूं, यहाँ लिख देते चलो। सूर्योदय के समय लघु कोष्ठ आतुर को सूर्योदय के समय स्नेहपान कराना चाहिए। स्नेहपान कराना चाहिए, ठीक है। और स्नेहपान कराने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? ऊष्णोदक से स्पर्श कराना चाहिए। गर्म पानी से ऊष्णोदक से स्पर्श कराना चाहिए, गर्म पानी से छुलाना चाहिए उसको, और तुरंत ही उसे जूते पहनाने चाहिए। जूता धारण कराना चाहिए, तुरंत जूते पहनाने चाहिए। ठीक है, ऊष्णोदक से स्पर्श कराना चाहिए और साथ में जूते धारण कराना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो बात भी नहीं करेंगे इस बारे में, लेकिन एक छोटी सी बात हमें बस इतनी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सूर्योदय का वर्णन किया है ना आचार्य ने, वो इस तरह से किया है, कह रहे हैं कि उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी शिखर, उदयगिरी पर्वत का जो शिखर है, जो चोटी है, उससे जो प्रतप्त कनक पीत लोहित सूर्योदय के समय, ठीक है। तो यह सूर्योदय की चर्चा इस तरह से करी है इन्होंने, एक उपमान के तौर पे। इसे थोड़ा सा याद रखिए, कभी आ जाए, वैसे आएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, फिर भी देख लीजिए एक बार। और गर्म किया जाता है, तो गर्म जब होता है सोना हो या लोहा, कुछ भी, तो जानते गर्म जब होता है, जब सोना गर्म होता है तो वो कुछ देर के लिए लाल हो जाता है गर्म होते होते, और लाल होकर जब ठंडा होता है तो फिर पीला हो जाता है। तो लाल और पीले का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सुबह सुबह सूरज निकलता है, आप देखते हो ना, तो जब लालिमा घट रही हो, आइए कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखें। चलो कुछ कंडीशन बता रहे हैं। देखिए, अब तक हम क्या कर चुके हैं, हम स्नेहपान कर चुके हैं, मात्रा देख चुके हैं, हम ये भी देख चुके हैं कि अस्निग्ध के लक्षण कैसे होंगे, सम्यक स्निग्ध के लक्षण कैसे होंगे, और यदि कोई व्यक्ति ज्यादा स्नेहपान कर लेगा तो अति स्निग्ध के लक्षण भी कैसे होंगे। अब यहाँ तक बात चली है। अब बात आती है केवल कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन एक ऐसा हिस्सा है ट्रीटमेंट का, मैनेजमेंट का, जो किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी वैद्य या चिकित्सक के लिए बड़ा ही अहम होता है उस समय फैसला लेना कि हमें आखिर इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो चरक पहली कंडीशन ये बता रहे हैं आचार्य चरक कि स्नेह से अजीर्ण होने पर यदि तृष्णा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, स्नेह पान किया किसी ने, उसकी अग्नि इतनी प्रबल नहीं थी, आपने अग्नि की परीक्षा ही नहीं करी, और स्नेह से हो गया उसे अजीर्ण, स्नेह से क्या हो गया उसे अजीर्ण, और उस अजीर्ण से उत्पन्न हुई प्यास, पिपासा, डिहाइड्रेशन हो गया बस सीवियर उसे, सूत सूख जाने से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कराएंगे, आप हमेशा आंसर लगाओगे कि ऐसी कंडीशन में हम हमेशा वमन कराएंगे, वमन करेंगे, वमन करेंगे, वमन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वमन करेंगे। और तत्पश्चात हम उसे, नहीं हो पा रहा है मान लो वमन, तो हम उसे शीतल जल देंगे, ठंडा पानी देंगे, और रुक्ष अन्न का पुनः सेवन कराएंगे। क्योंकि हम स्नेह दे चुके हैं, हम ज्यादा स्नेह नहीं दे सकते, अब हमें रुक्ष देना पड़ेगा, उल्टा देना पड़ेगा। रुक्ष अन्न का सेवन करेंगे और पुनः वमन कराएंगे। क्या करेंगे, पुनः वमन कराएंगे। हम जितना ज्यादा अंदर जा चुके उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वरना पिपासा रुकेगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ तक बढ़े, इसी बात को आचार्य सुश्रुत भी कह रहे हैं
और आचार्य सुश्रुत कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्नेह से, और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, आई थिंक जामनगर में कहीं क्वेश्चन पूछा गया है ये, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। स्नेह से अजीर्ण होने पर, स्नेह से अजीर्ण होने पर, बस यहाँ थोड़ा बदल जाएगा मैटर कि उष्ण जल से जलपान कराना है, उष्ण जल पान कराकर वमन कराना। ठीक है, ये हमें याद रखना है यहाँ पर केवल। अब देखो, वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपको ये पता है कि वमन हम लोग कैसे कराते हैं? जब पंचकर्मा के लिए पेशेंट आता है तो वमन कैसे कराते होंगे, क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी बताओ। पर औषधि दे देते हैं। औषधि देते हैं, क्या देते हैं औषधि? आरोग्यवर्धिनी बटी? नहीं, बमन वाली औषधि, नाम तो नहीं पता। अच्छा, नाम नहीं पता आप लोगों को। सची, तुम्हें भी नहीं पता है क्या? सची, जी सर। श्रुति, ठोस, मदन फल और वचा। ठीक है, मदन फल, ठीक है। अच्छा, पता है ये सब अगर ना भी देना हम, तो आप एक चीज करके देखिएगा, अगर आपको भी मतलब कभी, देखो आप ये प्रयोग करके देखिए, जब तक आप आयुर्वेदा खुद के ऊपर ट्राई नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो पेशेंट के ऊपर तो तब करोगे। किसी दिन आपका जी मचलाए, जी मचलाए, ठीक है, एक्सेप्ट एक चीज के अलावा, ठीक है, वो कंडीशन है, उसमें दवाई लेना जाके, वो नहीं बताऊंगा यहाँ पे। अगर आपका जी मचला रहा है, खाना खाने का मन नहीं है, ठीक है, अरुचि है आपके अंदर, अरुचि आपको हो गई, खाने खाने का मन नहीं है, एनोरेक्सिया, ठीक है, तो बिल्कुल बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा कफ बनना है शरीर में, बार बार थूकने जा रहे हो, आपको लग रहा है पूरी तरीके से बहुत आलस से आ रहा है, शरीर बहुत भारी भारी लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी कंडीशन हो रही है, तो अब कुछ मत करना उस दिन, कुछ मत करना है। अगर एसिडिटी माइल्ड है तो ऐसी कंडीशन में केवल आप उष्ण जल लेना, गर्म गुनगुना पानी लेना, कम से कम 1 लीटर। बुलेट ही डाल इस दो। मत डालो ना, मैं सस्ता वाला बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेष्टि मधु का क्वाथ हो सकता है, गन्ने का रस हो सकता है, दूध हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम सस्ता वाला दिख रहा है, और उसमें सेंधा लौट मिला लेना स्वाद अनुसार, और इसको 1 लीटर को पानी को पी जाइए, फिर जो उल्टी होंगी ना आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर भाग भी जाना, ठीक है, क्लिनिक की तरफ कहीं बोतल लगवाने, बहुत ज़्यादा हो जाए ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ को, और हमेशा एक जो है एंटी एमेटिक अपने पास ज़रूर रखिएगा, कोई भी एंटी एमेटिक अपने पास होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है, ऑन्डेंसेट्रॉन हो, चाहे वो डोमपेरिडोम हो, कोई भी हो, रखनी चाहिए अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो। ये करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से वमन हो जाएगा, और ये सारे लक्षणों से निजात मिल जाएगी, जिसके लिए आप पता नहीं क्या-क्या खाओगे, एलोपैथ में जाके बहुत परेशान भी हो सकते हो, पर निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ये मेरा किया हुआ अपना प्रयोग इसलिए आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। पर पहले आप खुद पर ट्राई करोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी चिकित्सा में, हमने वैद्य के सारे गुणों में देखा था, प्रतिगान प्रतिज्ञान, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टांग संग्रह एक बात कहते हैं ऐसी, अष्टांग संग्रह जानते हो, बृहद भागवत कहते हैं इनको, बृहद भागवत। ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही कह रहे हैं, ये सब कुछ चरक के अकॉर्डिंग ही कह रहे हैं, बट एक बात कहते हैं कि शीतल जल लेकर सिर का और मुख का सिंचन जरूर कराना चाहिए। सिंचन माने छींटे मारना ठंडे पानी के, अगर उल्टियां हो रही है तो, और उसके बाद स्नेह का वमन करा देना चाहिए।
स्नेह का बमन करा देना चाहिए, ऐसा अष्टांग संग्रह कह रहे हैं। ठीक है, फिर एक कंडीशन बताते हुए कहते हैं कि अगर इस पर भी तृष्णा शांत न हो, जो कि अति स्नेह से प्रारंभ हुई थी, ऊपर हमने हेडिंग पढ़ा था, इस पर भी तृष्णा या पिपासा शांत न हो, तृष्णा शांत न हो, कह रहे तब की कंडीशन में हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें शीतल जल और रुक्ष अन्न के सेवन के साथ बमन कराना चाहिए। ठीक है, ये तब की कंडीशन में ऐसा बताते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको केवल और केवल चरक का कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, बाकी आप याद ना रखो तो चल जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कि याद रखना कि सुश्रुत में ऊ की मात्रा आती है और उष्ण में भी ऊ बना हुआ है। तो बस ये एग्जाम में भूल जाओ, कभी पीजी के एग्जाम में एमसीक्यू लगाते समय, कि उष्ण किसने माना था, शीतल किसने माना था। तो मुझे बताओ शगुन, क्या आप याद रहेगा कि भूल जाओगे? शगुन, जी बॉस, याद रहेगा। ठीक है, चलिए ये भी हमने निपटा डाला। आइए कुछ और चीज़ों की बात करें। आज क्लास कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, आज खत्म करके मानेंगे इसको। आज पूर्ण हो जाएगा ये चैप्टर, साथ दीजिएगा। भूख लग रही हो तो टिफिन खोल लीजिएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि वात कफस प्रकृति या समदोष प्रकृति, इन दोनों कंडीशन में यदि तृष्णा उत्पन्न हो रही है, प्यास लग रही है, ये क्यों नहीं बैठ रहा? उत्पन्न होने पर, तृष्णा उत्पन्न होने पर उष्ण जल पिलाकर वमन कराना चाहिए। सीधी सी बात है। यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं, चाहे वात हो चाहे कफ हो, जो दोनों में शीत गुण होता है, ये आप जानते हो, बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर उष्ण जल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आपको कुछ चीजें ऐसी बताते हैं जो केवल और केवल सुश्रुत में चिकित्सा स्थान 31 में बताइए। ठीक है, 24 वाले केवल सुने हैं, समझे नहीं, सुने केवल। आपको केवल अब अभी शब्दावली से रूबरू होना है, केवल टर्मिनोलॉजी से रूबरू होना है, जिससे जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या सुश्रुत चिकित्सा 31 भी कुछ होता है? क्या उष्ण जल कुछ होता है? शीतल जल क्या होता है? क्या चरक सुश्रुत में मतभेद हो सकता है? ये सब चीजें समझिए केवल आप, अभी रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बातस विकारों में यदि स्नेहन कराना हो, ये केवल स्नेहन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। बातस विकारों में यदि स्नेहन कराना हो तो घृत प्लस लवण मिला के कराना चाहिए। यदि पित्तस विकारों में कराना हो तो केवल और केवल घृत ही काफी है, क्योंकि पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा घृत होती है, हम अच्छे से जानते हैं। कौन बताएगा कि वात की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होती है? बस की। अभी नहीं, जब मैं घृत की बात कर रहा हूँ तो हम केवल खाने वाली चीज की बात करेंगे ना। ऐसे तो पित्त की विरेचन होती है, ये तो नहीं खाना मैंने। हेलो। सेल होती है, वेरी गुड। सेल सेल। पित्त की क्या होती है? घृत। घृत सर्दी। और कफ कफ घृत घृत। की क्या होती है? मधु। मधु। वेरी गुड। ठीक है, यह ध्यान रखना आप लोग। ओके, हाथ का शायरी नहीं आई अभी तक तुम्हारी, कोई बात नहीं, चलो वेट कर रहा हूँ मैं। तो पित्त विकारों में घृत केवल, और कफस विकारों में
घृत। जो कफज है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए तीखा, तीखड़ सा जो श्रोतोषों को धो के कफ को बाहर निकाले छुटा के। क्योंकि श्रोतस जो होते हैं हमारे चैनल्स होते हैं, कफ वहाँ की दीवारों पे जम जाता है। ठीक है? तो हमें चाहिए एशियन पेंट। तो वो काम करता है त्रिकटु या कोई भी चीज़ जिसमें मरीच इत्यादि हो, जो तीखा हो थोड़ा-सा तो हटा देता है आराम से। तो यहाँ पर आएगा त्रिकटु। त्रिकटु के कंटेंट क्या होते हैं? मरीच, पिप्पली, शुंठी मरीच पिप्पली। वेरी गुड, शुंठी। ठीक है? एमपी सिंह, त्रिकटु। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये सब द्रवगुणों में पढ़ोगे, ठीक है? टेंशन न लो। आगे बात करें तो एक है यवक्षार। क्षार भी बहुत तीक्ष्ण होता है, तो वो भी कफ के लिए। हम जब कफस गुलम पढ़ेंगे, बहुत सारी कफस व्याधि पढ़ेंगे, वो क्षार बार-बार आएगा। जब भी कफस की बात होगी क्षार आएगा ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। याद रखना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो वो बातों क्या बनाते हैं, झोल बनाते हैं। झोल बनाते हैं। और बातों के झोल से इंसान को घोल देते हैं, तो बातों का घोल होता है उनके पास। कुछ लोग कुछ नहीं करते, बातों का खाते हैं। कुल मिला के समझो यार तुम लोग बात। ठीक है? याद रखना है घोल, बातों का घोल याद रखना है। पित्त तो सीधे याद रहेगा घृत से, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। कफस का याद रखना है, कफस का। अच्छा एक बात बताओ यार मोहित, अगर तुम एक कप चाय पे किसी को ले जाना हो, 1 कप चाय पिलाने, तो तुम मुझे ले जाओगे या किसी युवती को ले जाओगे? सही से बताओ। ज्यादा सा टिपिकल क्वेश्चन। नहीं डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो आंसर दो। मन की सर बातों मत युवती आओ। को ले जाऊंगा। युवती को ले जाओगे, युवती मास्टर को को। तो हाँ, मास्टर को धोखा दोगे, पता था मुझे। खैर, मैं तुम लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूँ। तो हमें याद रखना है, जब भी हम कफ, कफ का मतलब है 1 कप चाय। कफ का मतलब कफ से समझो, 1 कप चाय समझो। किसको ले जाओगे? युवती को, युवती। ठीक है? यु मान है यवक्षार, त्री मान है त्रिकटु। ठीक है? तो युवती को ले जाओगे, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। आचार सुषुप्त हम ऊपर वहाँ तो देख ही आए थे, ब्रह्मचारी, छपाशय, है ना? उषडोदकचारी, चरका। पर यहाँ पे आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि स्नेहपान के पश्चात, स्नेहपान के पश्चात, स्नेहपान के बाद, स्नेहपान के पश्चात क्या करना चाहिए? उष्ण जल से आचमन करना चाहिए। उष्ण जल से आचमन करना चाहिए, मुँह इत्यादि धोना चाहिए, पैर इत्यादि धोने चाहिए। और तुरंत ही क्या करना चाहिए? जूते धारण करने चाहिए, पादत्र धारण करने चाहिए। तुरंत ही जूते पहनने चाहिए। ठीक। ऐसे तो याद करने के लिए आ रहा होगा, जैसे मतलब तुमने घी पिया है, घी इतना महँगा होता है, तो घी की जो एनर्जी शरीर में आई है, वो धरती में ना चली जाए, इसलिए तुरंत ही जूते पहन लेने चाहिए ना। समझ रहे हो? जैसे कुछ लोग अ, वैसे खुद नहीं खा पाते हैं, कोई मान लो डेट पे ले जाए, तो कोई ₹300 की मतलब कॉफ़ी पिला दे या 3 मतलब ₹500 कुछ ऐसी कोई डिश ही जो है चखवा दे, तो वो लोग ना घर आके कुल्ला ही नहीं करते 5-6 घंटे तक कि अरे वो ज़ुबान का टेस्ट ही ना चला जाए, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश करो, कि हमें ये ध्यान रखना है कि स्नेहपान के बाद में पादात धारण करें। हम बात करते हैं स्नेहपान के अयोग्य, कि कौन है जिसको हम घी नहीं पिला सकते? कौन है जिसका स्नेहन नहीं करा सकते? क्या सबको करा सकते हैं? आइए देखते हैं। कह रहे कि अकाल प्रसूता, दुर्बल। ये कल बात हो गई थी, प्रसूता स्त्री कौन होती है? जिसकी डिलीवरी हो जाती है।
दुर्बल, जो कमज़ोर है, जो बहुत मोटा है, यानी पहले से ही स्निग्धता है शरीर में बहुत सारी, तो उस स्नेह ने क्या करा? कुछ नहीं करा पाओगे। अजीर्ण, जिसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो घी कहाँ से पचा पाएगा, जब नॉर्मल खाना नहीं पचा पा रहा। और सद्यवस्थी, जिसको तुरंत ही वस्ती दी गई हो, जिसको तुरंत ही विरेचन दिया गया हो, जिसको तुरंत ही बमन दिया गया हो, इन सबको। क्योंकि ये तो सब लोग जानते हो कि स्नेहन एक पूर्व क्रम है। स्नेहन एक पूर्व क्रम है जो पहले किया जाता है, इन तीनों के पहले किया जाता है। तो ये तो लाज़मी है कि ये इसके बाद तो दे ही नहीं सकते, ये तो स्नेहन के अयोग्य हो ही जाएँगे, क्योंकि बाद में नहीं दे सकते, पहले दे सकते हैं केवल स्नेहन को। ठीक है? बस थोड़ी-सी बात ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर मोटे में भी नहीं दे रहे हैं, स्थूल में भी नहीं दे रहे हैं, दुर्बल में भी नहीं दे रहे हैं। दुर्बल में इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसकी अग्नि तीव्र नहीं है, वो पचा ही नहीं पाएगा। और स्थूल में पहले से स्निग्धता है शरीर में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और स्थूल व्यक्ति जो भी खाता है तो उसका मेद धातु ही बढ़ती है, ये हमने अष्टोनिंदित अध्याय में देखा ही था। तो इस कारण से हम उसमें भी नहीं दे सकते। दोनों आंसर बोथ ऑफ देम हमें लगाने पड़ेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है? यहाँ पे एक रीज़न दिया हुआ और मैंने बताया था ये एक क्वेश्चन है एसएस रीजन का, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो रीजन क्या बता रहा है कि अकाल प्रसूता जो होती है ना, अकाल प्रसूता, अकाल प्रसूता के गर्भाशय में, यूट्रस में, गर्भाशय में रक्त, थोड़ी ब्लीडिंग रह जाती है, क्लेद, जलीयांश रह जाता है, पस वगैरह, बुमल के अवशेष रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो 4th स्टेज होती है डिलीवरी की, जब प्लेसेंटा बाहर निकाल के उसे वो तो ख़ैर 3rd में होती है, एक 4th स्टेज भी आ गई आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन वाली, नए नॉर्म्स के हिसाब से मॉडर्न साइंस से पढ़ोगे गायनी में। तो 3rd स्टेज में जब बाहर निकालते हैं प्लेसेंटा को, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रैगमेंट अंदर रह जाते हैं, या खासकर एबॉर्शन के टाइम पे भी ऐसा देखा जाता है। तो वहाँ से बहुत ब्लीडिंग होती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बॉडी उसे एज़ अ फॉरेन बॉडी समझ रही होती है, यूट्रस में कुछ रह गया, कुछ भी लगा हुआ, एक टुकड़ा भी रहेगा प्लेसेंटा का, तो बॉडी उसे क्या समझती है? फॉरेन बॉडी समझती है, और वहाँ लगातार कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है निकालने के लिए, इस वजह से बहुत ब्लीडिंग हो जाती है और कई बार इससे महिला की जान भी चली जाती है, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। हमारे आचार्य भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसे में स्नेन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि स्नेह अंश से श्लेष्मा बढ़ती है, श्लेष्मा से आम बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन टॉक्सिन क्रिएट कर सकती है बॉडी में, तो हम ये ना ही खतरा बोल रहे हैं तो ज़्यादा सही है कि अकाल प्रसूता के गर्भाशय में रक्त, क्लेद, मल के अवशेष रह जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? उसमें स्नेहनपान निषेध है। तो हमें अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो एसर्शन है, एसर्शन ये है कि अकाल प्रसूता में स्नेहन का निषेध होता है, रीजन चूँकि अकाल प्रसूता के गर्भाशय में रक्त, क्लेद, मल के अवशेष रह जाते हैं। आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी? ए। वेरी गुड। लेकिन इसमें एक बात दी हुई है कि शुरुआत में हम उसे पाचन और वृक्ष औषधियाँ देकर, जो आम का पाचन करें, शरीर का में जो है मलों का पाचन करें, पाचन और वृक्ष औषधियाँ का प्रयोग करके फिर 10 दिन के पश्चात, 10 दिन के पश्चात अगर आवश्यक है, स्नेहनपान करा सकते हैं। स्नेहनपान कराएँ, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, आपने ये तो देखा ही होगा ना कि जब डिलीवरी होती है किसी की, तो 2 तरह की थ्योरी चलती हैं। मॉडर्न वाले कहते हैं कि जैसे ही डिलीवरी के बाद घर पे जाए तो 24 घंटे के अंदर ही हम उसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का एक बैलेंस डाइट उसे दे सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर अभी-अभी कमज़ोर हुआ है, बहुत सारा ब्लड और फ्लूइड लॉस होता है। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि हम उसे हर चीज़ खाने को नहीं देते, खासकर तीखा, रोटी वगैरह। हम बनाते हैं सौंठ के लड्डू, क्या बोलते हैं उसे? जमीरा, जखीरा, क्या बोलते हैं उसे भाई? खमीरा,
किसको याद है? सौंठ के लड्डू बनते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हरीरा किसी को बोलते नहीं हैं। पता? हाँ सॉरी, हरीरा, मुझे नाम नहीं पता ना, ठीक है, हरीरा बोलते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो वो एक हरीरा में आप जानते हो हरीरा के कंटेंट किसको याद है? अगर किसी सामने बने होगा, घर में बनाए हो किसी ने, तो कुछ याद आ रहा है? तिल होता है, हल्दी नहीं भी होती याद आ है, रहा? ड्राई फ्रूट्स होते हैं। सौंठ सबसे मेन कंटेंट होता है इसका, सौंठ। ठीक है, तो पाचक औषधियां उसमें बनाई हाँ, जाती हैं, सोंठ तो होती है, सोंठ हल्दी। हाँ, तो उसमें पाचक औषधियां ज्यादातर मिलाई जाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, जो कि हम फॉलो करते हैं। चलिए, ये बातें हो गई। या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा है, कैसे आज समाप्त हो पाएगा? ठीक। चलो, मैं आपको ना अष्टांग हृदय पढ़ाता हूँ। आप अष्टांग हृदय के पेज लिख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। अष्टांग हृदय कह रहे हैं कि भाई, ग्रहण के लिए, मोटा होने के लिए, शरीर को बलवान करने के लिए हम स्नेह का, तिल वसा मज्जा, स्नेह का मांस, मद्य आदि भक्ष्य पदार्थों में के साथ मिलाकर अल्प मात्रा में सेवन करने के लिए कह रहे हैं। अगर किसी को ग्रहण होना है, कोई बहुत पतला है, थोड़ा सा वेट गेन करना, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक। फिर शमन के लिए, चलो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, जब आचार्य चरक के बारे में हम पढ़ रहे थे इस अध्याय में, तो उन्होंने शोधन के लिए कौन सी मात्रा बताई थी? याद करो। चरक में मध्यम। याद नहीं याद है? बताओ पहले, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तब भी बताया था ये। आपको ट्रिक याद आ रही है? मृदु मामा क्यों प्रेम से 100 बार करते हैं? क्या आप रोज रिवाइज कर रहे हो, केवल नोट्स बना के रख ले रहे हो? ये भी ध्यान रखना है लोगों को। तो शमन के लिए दोबारा फिर से एक बात है यहाँ पे, कि शमन के लिए मध्यम मात्रा का प्रयोग ये बता रहा है, मध्यम मात्रा का प्रयोग। चूंकि आचार्य चरक ने शोधन के लिए बताई थी, उन्होंने बताया था कि बापट हमेशा उल्टा मानते हैं चरक का, तो मध्यम मात्रा में और भूख लगने पर। वहीं शोधन की बात करें, शोधन के लिए, और शोधन कराना है तो, पंचकर्मा कराना है तो कह रहे हैं उत्तम मात्रा में। जबकि आचार्य चरक उत्तम मात्रा में शमन के लिए कहते हैं, जस्ट उल्टा मानते हैं। और ये रात्रि का भोजन जीर्ण होने पर सुबह देना है, रात्रि का भोजन जीर्ण होने पर, रात का जब भोजन पच जाए प्रातः काल। ओके, ये 3 कॉन्सेप्ट बताते हैं आचार्य भागवत,
कहते हैं कि भोजन से पूर्व भोजन से पूर्व भोजन से पूर्व पिया गया स्नेह। ये दिखाई तो दे रहा नहीं पेन? जी सर। जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है। भोजन से पूर्व पिया गया स्नेह क्या करता है? शरीर के अधोभाग का, अधो मान होता है नीचे, अधोभाग का स्नेह करता है। ठीक, अधोभाग का स्नेह करता है, या हम कह सकते हैं रोगों का शमन करता है। ठीक। दूसरा, भोजन के मध्य में, भोजन के मतलब भोजन भी पूरा नहीं किया है आपने और बीच में अगर स्नेह ले लिया है, भोजन के मध्य में पिया गया स्नेह क्या करता है? शरीर के मध्य भाग के रोगों का, शरीर के मध्य भाग के रोगों का शमन करता है, भाग के रोगों। और वहीं भोजन के बाद में पिया गया स्नेह शरीर के ऊर्ध्वभाग का। ओहो, शरीर के ऊर्ध्वभाग के रोगों का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपको समझ में आया ना? ऐसे कैसे याद रखना है इसको? तो समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये हमारा एक शरीर है, ठीक। इसके हम 3 हिस्से करते हैं अगर, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा मध्य वाला हिस्सा हो गया, और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो गया। ऐसा मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यदि आप भोजन के पहले ही आपने स्नेह दिया, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा खाली होगा। मतलब खाली होगा नहीं होगा ये बताओ पहले? तो वो स्नेह सीधा नीचे चला जाएगा, यानी कि अधोभाग में चला जाएगा। लेकिन जब मान लो हमने भोजन थोड़ा सा खा लिया है, तो यानी इतना हिस्सा भर गया नीचे नीचे का हमारा, और फिर हमने क्या किया? स्नेह पी लिया, फिर हमने स्नेह पी लिया, और फिर से हमने क्या किया? फिर से भोजन खा लिया हमने, तो स्नेह तो बीच में रहा, तो ये मध्य के रोगों का कर देगा। और इसी तरीके से जब हमने खाना ही पूरा खा लिया हो यहाँ से यहाँ तक, तो जो ऊपर ऊपर तक केवल ये स्नेह जा पाएगा, तो ये ऊपर के रोगों का कर पाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ सकते हो, समझदार हो, मास्टर से तो कई गुना ज़्यादा समझदार हो, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आचार्य भागवत एक बात कहते हैं कि अति स्निग्धे तू पांडुत्वम। इसको याद रखना बस, ग्रहण वक्त्र गुद श्राव के, इसको थोड़ा सा याद रखना।
कि जब आप बहुत ज़्यादा स्नेह कर लोगे तो एक तो पांडुत्व होगा, ठीक है? पांडुत्व होगा। ये तो नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि घ्राण से, यानी कि नासिका से, घ्राण का मतलब क्या है? नासिका, नोज से, वक्त्र माने मुख से, और गुद माने आप जानते हो एनल रीजन से, क्या होगा? श्राप होगा, सिक्रेशन होगा उसी स्नेह का। तो ये वाग्भट का कहा हुआ अति स्नेह के श्लोक है। जबकि हमने जब वाग्भट के ही सम्यक स्निग्ध का एक श्लोक ऊपर देखा था, उसमें क्या लिखा था? अधस्ताद अधस्तात् स्नेह दर्शनम। यहाँ दर्शनम वर्ड आया है क्यों? बॉस वो सुश्रुत का है। कौन सा? अधस्ताद स्नेह दर्शनम। लेकिन यहाँ पे तो मेरे नोट्स में भागवत का क्यों लिखा हुआ है? चलो देखता हूँ फिर मैं से, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा फिर। बॉस ऊपर ही लिखा हुआ है आपके में, सुश्रुत का लिखा हुआ है जहाँ पे वो लिखा हुआ है स्नेहन कैसे करते हैं। नहीं, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ना, जहाँ अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ, बागवट ही लिखा हुआ है। चलो मैं देख लूंगा बाद में विश्वास होता है कि नहीं। चलो ठीक है। अति स्निग्ध तो पांडित्यम ग्रहण वक्त गुद श्राव। ओके। आचार्य बागवट 7 सद्य स्नान का उल्लेख करते हैं, आपको मैंने उस दिन भी बताया था। जैसे पंच प्राशद पेय का उपयोग चरक ने किया, वैसे ही 7 ऐसे योग बताते हैं जो सद्य स्नान करते हैं, यानी तुरंत स्नान करते हैं। उसके बाद जो है अच्छ स्नेहपान को, अच्छ स्नेहपान यानी कि जो प्योर घी पीने की बात है वही है। अच्छ स्नेहपान को ये बस इम्पोर्टेंट याद रखना, आचार्य भागवत क्या कहते हैं? श्रेष्ठ स्नेह कल्पना कहते हैं, श्रेष्ठ स्नेह कल्पना कहते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे स्नेहन कर्म शीघ्र हो जाते हैं। प्योर घी पीने से, या कह सकते प्योर कोई भी स्नेह पीने से, अक्षय स्नेहपान से, इससे स्नेहन कर्म शीघ्र हो जाते हैं। ये हमें याद रखना है बस। ठीक है, तो आज हमने ये अपना जो चैप्टर है, इसने अध्याय पूरी तरीके से कवर कर लिया हर आचार के अकॉर्डिंग। ठीक है, आचार काश्यप की 2-4 लाइनें हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऊपर मेरा फ़ोन रखा हुआ है, वाईफाई का नेटवर्क ना होने की वजह से मैंने फ़ोन ऊपर रख रखा है। कई सारे फ़ोन आ चुके हैं उस पर, तो देखना पड़ेगा इमरजेंसी कॉल तो नहीं है। तो मैं क्लास अभी छोड़ रहा हूँ, 2-4 लाइनें हैं, मैं अगली क्लास में निपटा के स्वेदन शुरू कर देंगे अगले चैप्टर में। डॉक्टर नैन्सी आपको जो है निदान स्थान पढ़ाएंगी। ठीक है, निदान स्थान शुरू करेंगी। आज उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम थी तो आज क्लास होनी थी, नहीं हो पाई। ठीक है, और डॉक्टर विजय जो है आपका अष्टांग हृदय शुरू करेंगे। ये सब बात पहले हम कर चुके हैं। मैं पंचकर्मा पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोशिश करिए और भी आपके मित्र इत्यादि हों तो उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिए, अगर आप संतुष्ट हैं क्लासेस से। ठीक है, तो मिलते हैं। मिलने से पहले आतिका की शायरी सुन लेते हैं, फिर हम समाप्त करते हैं। जल्दी बताओ। सुनाओ। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। शौक को आज़मे सफर रखिए, वाह, बेखबर होकर सब खबर रखिए। अरे वाह वाह वाह, ये तो कुछ जासूसी जैसी बात हो गई। बहुत आगे उम्दा था, शायरी। हम्म। आगे का था। आगे सॉरी है मैं कुछ? भूल गई। एक मिनट। हाँ था जरूर। हम्म। बेखबर होकर सब खबर रखिए। हाँ, बात है ये कौन परखेगा, आप अपना हम्म। लहजा पूरा सा रखिए।
ओह! ये तो मेरे ऊपर ही कमेंट कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी शायरी ऐसी शायरी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, मैं किसी से भी सुन सकता हूँ, ठीक है? एक गज़ल, एक गीत या शायरी तैयार रखिएगा, क्योंकि पढ़ने-लिखने में क्या ही रखा है मित्रों, ये तो सब चलता ही रहेगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय-बाय। गुड नाइट सर।